Hello students, I hope you all are fine and doing well. Today in this video we are going to discuss some of the past examination questions of the chapter Receivable Management. हमने ये चैप्टर हमारे वीडियो में ऑलरेडी कंप्लीट किया है बच्चों, तो कुछ मैं एक्स्ट्रा सवाल पास्ट एग्जाम के आपके लिए लेके आया हूँ। नवंबर 2020 से लेके दिसंबर 2021 तक जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में थे, उन 4 अटेम्प्ट के क्वेश्चन में से मुझे टोटल 2 क्वेश्चंस पेपर में से मिले हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रिसीवेबल मैनेजमेंट के पास्ट एग्जाम के रिसेंट क्वेश्चंस। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। हमने 14 क्वेश्चन ऑलरेडी इस चैप्टर में डिटेल में गिने हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट में। ये मैंने 15th लाइन में सीरियल नंबर दिया है। ये जुलाई 2021 में एग्जाम में पूछा गया था, पेपर में था, एंड 5 मार्क का ये क्वेश्चन था। तो चलिए क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और गिनना शुरू करते हैं। सबका ध्यान यहीं पे होना चाहिए। करंट एनुअल सेल्स ऑफ SKD लिमिटेड is rupees 360 lakhs. Its director are of the opinion that company's current expenditure on receivable management is too high, and with a view to reduce the expenditure, they are considering the 2 new alternative credit policies. ठीक है, 2 alternative credit policies दी है, पॉलिसी X, पॉलिसी Y। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 1.5 मंथ, 1 मंथ। परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट, परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा? बेड डेट, राइट? सो बेड डेट इज 2% in policy X and 1% in policy Y. Annual collection expenditure is 12 lakh and here it is 20 lakh. Selling price per unit sold is rupees 150 and total cost price is 120. प्लीज रिमेंबर, जब भी हम ऐसे रिसीवेबल मैनेजमेंट के चैप्टर में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट गिनते हैं बच्चों, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें हमेशा कॉस्ट बेसिस पे गिननी चाहिए। डेटर को हमने सेल किया होगा, डेटर को हमने सेल किया होगा इस 150 रुपीज में, लेकिन हमारा जो कॉस्ट है वो तो 120 था। तो हमें जो डेटर की कॉस्ट गिननी चाहिए वो गिननी चाहिए 120 के हिसाब से, ना कि 150 के हिसाब से। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, हमें कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करना होता है। जब भी इस चैप्टर में कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमेशा कॉस्ट कंसेप्ट पे ही गिनते हैं। करंट क्रेडिट टर्म्स, ये करंट पॉलिसी है, आर 2 मंथ्स एंड द परसेंटेज ऑफ डिफॉल्ट करंटली इज 3%। करंट एनुअल कलेक्शन एक्सपेंडिचर इज रुपीज 8 lakh. Annual collection expenditure is 8 lakh. Required rate of return on investment is 20%. Determine which credit policy SKD Limited should follow. Okay. मैं तो कहता हूँ तीनों 3 पॉलिसी का हम लोग यहाँ पे इवेल्युएशन करते हैं। देखिए तीनों 3 पॉलिसी का इवेल्युएशन करने के लिए मुझे यहाँ पे पर्टिकुलर्स, मैं तो नेट बेनिफिट लाने वाला हूँ, हम जानते हो बच्चों। नेट पर्टिकुलर्स के बाद एक आएगा एग्जिस्टिंग पॉलिसी। एग्जिस्टिंग पॉलिसी के बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं पॉलिसी X, राइट, और यहाँ पे आ जाएगी पॉलिसी Y। वर्किंग जो करनी होगी नेक्स्ट पेज पे, या तो ये छोटा सा जगह है वहाँ पे करने की ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें लिखना पड़ेगा इसका सेल्स, बट ऑन कॉस्ट बेस पे। इसका सेल्स, अच्छा मैं पूरा का पूरा सेल्स क्रेडिट मानूंगा, बिकॉज क्रेडिट सेल्स के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। तो सबसे पहले मैं इसका सेल्स लिखता हूं, लेकिन ब्रैकेट में लिखूंगा कॉस्ट बेसिस पे। सेल्स का अमाउंट टोटल कॉस्ट बेसिस पे लिखूंगा। ये मैं क्या कह रहा हूं, देखिए 360 लाख का सेल्स है, डिवाइडेड बाय में 150 इंटू 120 करूंगा, तो सेल्स जो है वो कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेंगे, 360 डिवाइड बाई 150 इंटू 120, सो 288 इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स। 288 जो है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, और हमें वही तो चाहिए। तो एग्जिस्टिंग, राइट, के अंदर देखा जाए तो हमारा 288 का सेल है। एक्चुअली पॉलिसी एक्स में भी सेल्स तो 288 का ही रहेगा, पॉलिसी वाई में भी 288, सेल्स में कोई चेंज नहीं आ रहा। अब हमें लिखना पड़ेगा एवरेज सेल्स, अच्छा, या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड। देखिए पहले में 1.5 मंथ, नो पहले में 1.5 नहीं, एग्जिस्टिंग के अंदर 2 मंथ्स की पॉलिसी थी,
फिर हमें कहा है कि 1.5 मंथ एक्स में हो जाएगा और वाई में तो सीधा कितना हो जाएगा, 1 मंथ ही हो जाएगा। वाई में तो सीधा 1 मंथ होगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिल जाएगा, इससे हमें मिल जाएगा एवरेज, एवरेज डेटर्स, एवरेज डेटर का बैलेंस मिल जाएगा ना बच्चों। कैसे मिलेगा, मैं करूंगा 288 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2, तो अभी हमारा एवरेज डेटर का बैलेंस 48 था, फिर 288 डिवाइड बाई 12 इंटू 1.5, डेटर का एवरेज बैलेंस 36 हो जाएगा लैक्स रुपीस, नेचुरली फिगर्स इन लैक्स है। एंड वही अगर मैं 1 मंथ का गिनूँ तो सिर्फ 24 लाख हो जाएगा। ये मुझे मदद करेगा, हेल्प करेगा जब मैं गिनूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे मुझे जो फाइनली प्रॉफिट वगैरह गिनना है, फाइनली प्रॉफिट वगैरह गिनना है, वो मैं गिनना अगर शुरू कर दूं तो मुझे सेल्स में से प्रॉफिट को लिख के कंट्रीब्यूशन लाना पड़ेगा। छोटी सी वर्किंग करता हूं बच्चों, देखो आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो 150 है, राइट। उसमें से अगर मैं कॉस्ट माइनस करता हूं 120 की, तो पर यूनिट मुझे 30 का प्रॉफिट मिलता है या कंट्रीब्यूशन मिलता है, या प्रॉफिट बिफोर बैड डेट में इसे कह सकता हूं, राइट। तो इसे चलो ना एक बार कंट्रीब्यूशन ही कहते हैं, यूं मानते हुए कि वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी तो सही रहेगा। अब अगर मैं इसमें पीवी रेशियो निकालूं ना 150 टू 30 का, तो मुझे पता चलेगा कि मुझे यहां पे 20% कंट्रीब्यूशन मिल रहा है सेल्स का। तो हर जगह मैं 20% के हिसाब से एक बार कंट्रीब्यूशन तो लिख सकता हूं ना। देखो यहां से नई शुरुआत करता हूं, कंट्रीब्यूशन जो मुझे मिलेगा वो मैं लिखने वाला हूं नेचुरली 288, सॉरी सेल्स हमारा 360 लाख है, उसका 20% के हिसाब से हर जगह 72 का मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। अब इसमें से माइनस क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा बैड डेट को, और हर एक में बैड डेट के अलग अलग पॉइंट्स है, राइट। टैक्स का कोई पॉइंट नहीं है। पहले में बैड डेट थी 3%, सो 288 सॉरी हमें, अच्छा बैड डेट किस पे, सेल्स पे ही गिनना पड़ेगा, 360 इंटू 3%। तो पहले में जो बैड डेट था वो 10.80 का था, फिर 2% हो गया, 360 इंटू 2%, 7.20 का बैड डेट हो गया, और तीसरे में 360 इंटू ओनली 1% बैड डेट हो गया बच्चों, सो वो 3.6 का बैड डेट हो गया। आई होप यू आर विथ मी, बात आपको समझ में आ रही है। बैड डेट माइनस किया, अब टैक्स वैक्स के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था वो 20% लेना था, ऐसा बोला हुआ था। तो कंट्रीब्यूशन लेके आ गए, बैड डेट लेके आ गए। अच्छा ये कंट्रीब्यूशन की जगह पे आप सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अगर ये सब भी करना चाहे, राइट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये सब भी अगर करना चाहे तो आप कर सकते थे। अब मैं इसमें से एक बार माइनस करता हूं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो वो कैसे गिनता हूं मैं, माइनस होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये सिंपली कैसे आएगा, ये हमारे जो एवरेज डेटर है, ये एवरेज डेटर जो हमारे है, इसको अगर मैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि जो कि हमें यहाँ पे 20% दिया था, इस 20% से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा बच्चों 48 इंटू 20%, 9.6 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है यहाँ पे। फिर दूसरे में 36 इंटू 20%, 7.2, इसके फिगर देखो कितने प्यारे आ रहे हैं, सब 7.2 ही आ रहा है, और 24 का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 4.8। मेरे हिसाब से और कोई एक्सपेंडिचर अगर रहना नहीं चाहिए तो मेरा आंसर आ जाएगा, पहले में जो मेरा नेट बेनिफिट आ रहा है, राइट, वो मुझे गिनना पड़ेगा ना। यहाँ पे नेट बेनिफिट के पहले एक चीज हम लिखना भूले यहाँ पे, जो मैंने पढ़ी अभी सवाल में, वो है कलेक्शन एक्सपेंडिचर। सो यहां से माइनस कलेक्शन एक्सपेंडिचर भी तो करना पड़ेगा बच्चों, ये भी तो एक मेजर एक्सपेंडिचर है। एग्जिस्टिंग कलेक्शन एक्सपेंडिचर 8 लाख था, फिर 12 लाख हुआ, फिर सीधा 20 लाख हुआ, तो यहां पे लिखूंगा 8 लाख का कलेक्शन एक्सपेंडिचर। दूसरे प्लान में आएगा 12 लाख का एक्सपेंडिचर, एंड लास्ट प्लान में आएगा 20 लाख का। और अब जो मिलेगा एब्सोल्यूटली वही होगा नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट जिस प्लान में आया सबसे ज्यादा वो प्लान में एक्सेप्ट कर लूंगा बच्चों। तो देखो 10.8 माइनस 9.6 माइनस 8,
एक मिनट 72 माइनस 10.8 माइनस 9.6 माइनस 8, 43.6 का नेट बेनिफिट आ रहा है। दूसरे में देखूं तो 72, आई होप आप समझ रहे हैं कि ये मेरा टेबल ऊपर वाला पार्ट थोड़ा अलग है और मेन जो टेबल नेट बेनिफिट गिनने वाला है वो तो ये नीचे वाला टेबल है। तो मैं 72 में से बाकी सब चीज़ें माइनस कर रहा हूँ। 72 माइनस 7.2 माइनस 7.2 माइनस 12, 45.6 का मेरा नेट बेनिफिट यहाँ पे आएगा। एंड 72 माइनस 3.6 माइनस 4.8 माइनस 20, ये फिगर आएगा 43.6 का फिगर, 43.6। देखिए सभी का सभी नेट बेनिफिट आ चुका है। बाई चांस एग्जिस्टिंग प्लान और पॉलिसी वाई में दोनों का नेट बेनिफिट सेम आया है, राइट। अब आप देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट अगर नेट बेनिफिट कहीं पे आया है तो वो आया है पॉलिसी वाई के अंदर। तो नेचुरली कंपनी को पॉलिसी वाई को सिलेक्ट करना चाहिए, ऐसा आपको सिंपली दिखता है। सो मेरे बच्चों, इसमें आंसर में क्या लिखेंगे? कितना इजी सवाल था, 5 मार्क के लिए फटाफट आप इतना लिख सकते हो और देखिए तुरंत ही आपको पूरे के पूरे 5 मार्क मिल जाएंगे। बच्चों क्या लिखना चाहिए इसमें एग्जाम में फाइनल आंसर के तौर पे, ये समझिए। आपको लिखना चाहिए सिंस द नेट बेनिफिट ऑफ पॉलिसी एक्स इज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल पॉलिसी, since the net benefit of policy X is highest among all policy, the company must go for policy X as the new credit policy. तो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन 15 के बाद अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। बच्चों देखिए ये रहा आपके सामने, एक आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। ये बच्चों फैक्टरिंग का क्वेश्चन है। दिसंबर 2021 की एग्जाम में 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन को हम लोग रीड करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, मेन पॉइंट हाईलाइट भी करते जाएंगे। 5 मार्क का क्वेश्चन है, डिफिकल्ट होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। A factoring firm has offered a company to buy its accounts receivable. The relevant information is given below. The current average collection period of the company's debt is 80 days. अभी कंपनी को 80 डेज में पैसे मिलते हैं एंड 0.5% ऑफ डेटर्स डिफॉल्ट, 0.5% यानी कि 0.5% डेटर का डिफॉल्ट होता है। द फैक्टर हैज एग्रीड टू पे ओवर मनी ड्यू टू द कंपनी आफ्टर 60 डेज। फैक्टर क्या है कि 60 डेज में पैसा देगा। देखो कुछ ऐसा है, कंपनी अगर यहाँ पे सेल्स करती है 0 पे तो कंपनी को पैसा मिल रहा है 80 डेज पे, कंपनी को पैसा मिल रहा है 80 डेज पे। बट फैक्टर कह रहा है कि 60 डेज में ही वो आपको पैसा दे देगा। तो फैक्टर की वजह से ये 20 डेज हमें पैसा अर्लियर मिल रहा है। फैक्टर की वजह से हमें 20 डेज पैसा अर्लियर मिल रहा है। देखो खुद 80 डेज का वेट करते थे, फैक्टर के केस में भी हमें 60 डेज का वेट तो करना ही है, यानी 20 डेज पैसा अर्लियर मिलेगा। पहले ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, सो द करंट एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द कंपनीज डेट इज 80 डेज एंड 0.5% ऑफ द डेटर्स डिफॉल्ट। द फैक्टर हैज एग्रीड टू पे ओवर मनी ड्यू टू द कंपनी आफ्टर 60 days and it will suffer all the losses of bad debt also. Factor will charge commission at the rate 2%. Factor will charge commission at the rate 2%. The company spends rupees 1 lakh per annum on administration of debtor. कंपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटर में 1 लाख पर एनम इस्तेमाल करती है, खर्चा करती है। दिस आर दी अवॉइडेबल कॉस्ट। एनुअल क्रेडिट सेल्स आर 90 लैक्स। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें कॉस्ट पे ही गिननी है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। Total variable cost is 80% of sales. The company's cost of borrowing is 15% per annum. Assume 365 days in a year. Should the company enter into agreement with the factoring firm? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ना सबसे पहले तो सेविंग्स गिनेंगे। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए सेविंग्स गिनेंगे, फैक्टर के आने की वजह से क्या क्या फायदा हुआ। सो सबसे पहला जो सेविंग्स है मुझे लगता है कि बैड डेट हमारा बच जाएगा, क्योंकि फैक्टरी बैड डेट को
अपने सर पे लेने वाला है, तो बैड डेट हमारा कितना बचेगा? बैड डेट हमारा बच जाएगा, अगर मैं वर्किंग भी करता जाऊं तो 90 लैक्स इंटू 0.5% गिनना है बच्चों, ध्यान रखना। तो 0.5 से मल्टीप्लाई ना करें, 0.5% गिने। सो ये हो जाएगा 0.45। फिगर सब लैक्स में है तो उसे लैक्स में ही रहने देता हूं। सेकेंड जो सेविंग्स होगा वो हमारा कलेक्शन एक्सपेंडिचर बचेगा, क्योंकि वो कलेक्शन एक्सपेंडिचर भी अवॉइडेबल कॉस्ट ऑफ फैक्टर करेगा वो खर्चा। तो कलेक्शन एक्सपेंडिचर जो था वो 1 लाख रुपीस था, तो मैं इसको 1 लिखूंगा, 1 लाख रुपीस, राइट, 1 लाख रुपीस। सो ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया है एक कलेक्शन एक्सपेंडिचर। ये दोनों हमारा सेविंग्स होगा। तीसरा सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कुछ इंटरेस्ट भी सेव होगा, इंटरेस्ट भी सेव होगा, या यहां पे लिखूंगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी सेव होगा। अब इसकी वर्किंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों, ध्यान देना। इंटरेस्ट कैसे सेव होगा? हमें टोटल, देखिए कॉस्ट अगर गिनूंगा तो 90 का 80% करना पड़ेगा ना। 90 के सेल्स का 80% हमारा कॉस्ट फंसा रहता था डेटर में, वो फंसा रहता था 80 डेज के लिए, लेकिन अब ये फंसा रहेगा 60 डेज के लिए। तो 20 डेज मेरे फैक्टर ने मुझे पेमेंट जल्दी दिया। लिसन टू मी केयरफुली, 20 डेज मेरे फैक्टर ने मुझे पेमेंट जल्दी दिया। फैक्टर ने अगर 20 डेज पेमेंट जल्दी दिया है, फैक्टर ने अगर 20 डेज पेमेंट अगर जल्दी दिया है, तो वो 20 डेज का मेरा इंटरेस्ट बचेगा कि नहीं? 20 डेज का मेरा इंटरेस्ट बचेगा कि नहीं? तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले तो इसके परसेंटेज लिख देता हूँ, तो वो 15% है बच्चों। यहाँ पे 20 डेज लिखूंगा, एंड कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाय नेचुरली डेज को 365 मान के ही मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। आई होप आप ये वर्किंग छोटी सी यहाँ पे समझ रहे हैं। सो 90 इंटू 80% इंटू 15 डिवाइड बाई 365 इंटू 20 डेज, 0.59178 पूरा का पूरा लिखना चाहूंगा मैं यहाँ पे, 0.59178, राइट। ये हमारा इतना लाख ऑफ रुपीस के अंदर इंटरेस्ट का सेविंग्स होगा। तो अब मैं लिखना चाहता हूं कि मेरा टोटल सेविंग्स कितना हो रहा है। ये पॉइंट थोड़ा आईएमपी ऐसा आप समझिएगा, टोटल सेविंग्स जो हो रहा है किसकी वजह से? फैक्टर की वजह से। वो है 0.45 प्लस 1 प्लस 0.59178, यानी कि 2,04,178। मैं उसको लैक्स में लिखने के लिए आगे तक लेके जा रहा था। इतना हमारा सेविंग्स होगा। सेविंग्स के साथ साथ फैक्टर की कॉस्ट भी तो आएगी। कॉस्ट क्या लगेगी? फैक्टर हमारे पास क्या मांग रहा है? तो फैक्टर हमारे पास ले रहा है फैक्टरिंग का कमीशन। फैक्टर हमारे पास ले रहा है फैक्टरिंग करने का कमीशन बच्चों। अब देखो वो कमीशन कितना परसेंट बोला है? 2% का कमीशन बोला है, तो उसकी काउंटिंग यहां पे कर देते हैं। 90 लाख पूरे सेल्स के ऊपर ही वो लेगा, का मुझे करना पड़ेगा 2%। तो इसको मैं 2% ही लिखूँ ना, यहाँ पे भी 0.5% ही लिखा था। सो 90 इंटू 2%, 1.8 का तो मुझे लग जाएगा कमीशन। बस कमीशन के अलावा बच्चों और कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि वो 20 डेज पैसा जल्दी देने का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर रहा है। बच्चों इस सवाल में समझिए, जनरली आपने और मैंने क्या देखा है कि फैक्टर जब आपको पैसे जल्दी देता है तो जल्दी पैसे देने के लिए वो कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, कुछ एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो उस कोई इंटरेस्ट के बारे में, फैक्टर कुछ इंटरेस्ट लेगा उसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है। तो फैक्टर इज वर्किंग ओनली विद द कमीशन बेस, वो इंटरेस्ट ले रहा नहीं है, इसलिए और कुछ भी इसमें आएगा नहीं। तो अब जो मुझे मिलेगा ना बच्चों, सीधा मैं तो कहता हूं कि फैक्टरिंग के थ्रू होने वाला नेट बेनिफिट मुझे मिल जाएगा। और वो नेट बेनिफिट होने वाला है, वो नेट बेनिफिट जो होने वाला है वो होगा 0 पॉइंट माइनस ही करना है इसमें से।
आप समझ सकते हो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो टोटल सेविंग्स है उसमें से टोटल कॉस्ट को माइनस कर रहा हूँ, तो जो मुझे फिगर मिल रहा है वो है 0.24178। इसको मैं लैक्स में अगर कन्वर्ट कर दूँ सो 24,178 का हमें बेनिफिट हो रहा है फैक्टर की वजह से। और फैक्टर की वजह से इतना बेनिफिट होने की वजह से हमें फैक्टर का एग्रीमेंट मान लेना चाहिए और यस फैक्टर को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि फैक्टरिंग रिजल्ट्स इनटू नेट सेविंग ऑफ 24,178। सो हम यहाँ लिखेंगे कि एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ द फैक्टर। आप इसका पूरा सेंटेंस बना के लिख सकते हो, एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ फैक्टर्स। तो इस तरीके से हमारा पूरा आंसर यहाँ पे आ जाता है। सो देखिए दिसंबर 2021 में 5 मार्कर, लेकिन कितना इजी सवाल पूछा था बच्चों। आराम से आपके सवाल का यहाँ पे जवाब आपको मिल जाता है। सो आई एम श्योर सवाल को आपने एंजॉय किया होगा। सिर्फ ये इंटरेस्ट का जो पॉइंट है 20 डेज अर्लियर वाला, वो मुझे थोड़ा यहाँ पे अच्छा पॉइंट लगा है। तो मैं चाहता हूँ कि उस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे तरीके से अगर ध्यान में रखेंगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी बच्चों।